खुशामदीद ख्वातीन और हजरात, मैं हूँ नारवा वाला और आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी। आज के प्रोग्राम के शुमारे में बात करनी है ड्राइवर्स के हवाले से, क्योंकि हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और इसी समाज का एक हिस्सा है ड्राइवर्स का, जो अब कठिन परिस्थितियों से गुजर कर अपना रोजगार मुहैया करते हैं और अपने फैमिलीज को पालते हैं। और इसी हवाले से हम आए हैं आज मोहतरमा एडवोकेट नीलोफर साहिबा के पास, जो बार एसोसिएशन बारामूला की प्रेसिडेंट हैं। आए जाने कानून का कहता है और इनकी क्या तासुरात है हमारे समाज की अंडर प्रिविलेज्ड क्लास जो कि ड्राइवर्स का तबका है, इस हवाले से। मैडम, इस्तकबाल है आपका हमारे इस मुलाकात प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बारामूला की जो इंतखाबात हुए उसमें आपकी एज बार एसोसिएशन बारामूला के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। इस हवाले से हम नारवा लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से, बल्कि पूरे नारवाओं की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, बात कर रही हैं आज ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, स्पेशली जो हमारे ट्रकर्स हैं, जो ड्राइवर्स ट्रक चलाते हैं नेशनल हाईवे पे जम्मू टू दिल्ली या बाकी स्टेट्स में भी जाते हैं, उस हवाले से बात करनी है। उनके क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज और कानून क्या कहता है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। सबसे पहले मैडम आप बताएं कि जो ड्राइवर्स है वो दिन रात रोड्स पे चलते हैं और पीपल डोंट रिस्पेक्ट देम। लोग बिल्कुल भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं उनको। और दूसरी तरफ देखा जाए कि उनका कंट्रीब्यूशन समाज के तय वो नेग्लेक्ट हो रहा है, अननोटिस्ड हो रहा है। इस हवाले से बताएं कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए, कोई भी प्रोफेशन अगर हो, चाहे वो छोटा या बड़ा है, तो हमें हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसको हम छोटा कह सके। हर किसी प्रोफेशन में एक हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक सिंसियरिटी की जरूरत होती है, एक डेडिकेशन की जरूरत होती है। जब तक ये चीजें उस प्रोफेशन में नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रोफेशन एक्सेल कर पाएगा। जिस तरीके से आपने ट्रकर्स की आज बात की, उनका एक हमारी सोसाइटी में बहुत ही अहम रोल है। बिकॉज ऑफ द रीजन आपने देखा होगा कि जितना भी हमारे गुड्स हैं बाहर के स्टेट से, चाहे वो आपके खाने की अशिया हो, चाहे वो जरूरियात जिंदगी की जो भी छोटी से लेकर बड़ी अशिया है, वो इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आपके स्टेट्स में आपके घरों तक पहुंचती है। आप इमेजिन कीजिए लाइफ, जब खुदा न खास्ता ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ट्रकर्स का, जिसके थ्रू जितने भी गुड्स हमारे पास आ जाते हैं, चाहे उसमें तेल है, चाहे उसमें बेसिक नेसेसिटीज में चावल है आपका, या कुछ भी अगर आप ले लेंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बिल्कुल ये हॉल्ट पर आ जाते हैं। आप देख लेंगे कि अगर 1 दिन के लिए भी ये हॉल्ट पर आ जाते हैं तो किस तरीके से हमारी जो हालात है जरूरियात जिंदगी के, वो ठप हो जाती हैं। तो ये कहना कि इनको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या कोई सोसाइटी का कोई भी रुकन इनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे ख्याल से उसको पहले अपने से ज्यादा उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो उसको जरूरियात जिंदगी उसके घर तक, उसके दरवाजे तक पहुंचाता है। और दूसरी अहम चीज मैं ये कहूंगी यहाँ पर, इनकी लाइफ जो है, ये शुरुआत ही में जब मेजोरिटी हासिल करते हैं, उसके बाद तक जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है, ये अपनी जिंदगी की जो क्रीम लाइफ है वो सड़कों पर ही गुजारते हैं। वो किसके लिए गुजारते हैं? ठीक है, अपनी फैमिली के लिए भी गुजारते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे तक वो सहूलियात पहुंचे, हमारी जिंदगी आसान हो जाए, तो उस आसानी के लिए अपनी जिंदगी ये सर्व करते हैं हमारे लिए सड़कों पर। तो मुझे लगता है ये तबका जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुल तबका है। हमें इनकी रिस्पेक्ट उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम अपने आप को इज्जत देते हैं, जितनी हम उस ऑफिसर को देते हैं जो हायर लेवल पर है। हर एक का अपना अपना रोल सोसाइटी में है, इनका एक बहुत ही अहम रोल है। तो उस रोल को मद्देनजर देखते हुए, इंसानियत को मद्देनजर देखते हुए, और एक इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, हमें उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैडम, क्या वजह है कि हमारे जो ये ट्रकर्स है इनकी जो रोड्स पे जब चलते, खासकर नेशनल हाईवेज की बात करें, तो खाने पीने के अशिया से लेकर वॉशरूम फैसिलिटीज या फर्स्ट एड या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है, पीने का पानी, इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए जबकि नहीं है, ये अवेल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह है? देखिए, जो लॉन्ग रूट ड्राइवर्स होते हैं, जिसमें हम ट्रक ड्राइवर्स मोस्टली, क्योंकि पहले ही मैं आपको ये मुबारकबाद भी देना भूल गई
कि इतना बड़ा जो आपने आज ये टॉपिक उठाया है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मैंने आज तक कभी सुना है या किसी ने इतना कोई स्टेप उठाया ताकि इनकी प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो। इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करने की बहुत ही ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनकी जो लाइफ है वो सड़कों पर ही गुजरती है, क्योंकि इनको गाड़ियाँ चलानी है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक यूटी से दूसरी यूटी में, तो यूजुअली इनको नेशनल हाईवेज़ से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद जब ये नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, उसके बाद स्टेट रोड्स की तरफ भी इनको जाना होता है। अगर किसी स्टेट में इनकी एंट्री है या किसी यूटी में एंट्री है, तो वहां पर एक अहम रोल बनता है कि हमारे रोड्स कैसे हैं। जितने रोड सॉफ्ट होंगे चलने के लिए, उतना ही इसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और साथ में जो ये गाड़ी चलाता है इसकी भी लाइफ जो है ज्यादा अच्छी रहती है। अब आपको पता है कि हमारे हालात क्या है हमारे नेशनल हाईवे के। हर जगह ये पॉसिबल हो सकता है कि इतने फंड्स हमें आते हैं, इतने करोड़ों में अरबों में फंड्स आते हैं ताकि ये नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल मेंटेन रहे, स्मूथली एक गाड़ी चल पा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हमारे इंडिया में है नहीं, क्योंकि ऐसे रोड्स नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाएंगे तो आप देखेंगे कितने अच्छे रोड्स है वहां पर, बहुत ही सहूलियतें इनको रखी गई है नेशनल हाईवे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें हमारा जो कंट्री है इस डेवलप्ड स्टेट पर नहीं पहुंचा है जहां पर एक मिनिमम सहूलियत जो एक ड्राइवर को होनी चाहिए वो उसको दस्तयाब नहीं होती है। पहले ही रोड्स की आप डिटोरेटेड शक्ल देख लीजिए, उसके बाद अगर ये नेशनल हाईवे से किसी स्टेट में चला जाता है या किसी यूटी में चला जाता है, उसके रास्ते आप देख लीजिए कैसे होते हैं, जिसकी वजह से एक तो गाड़ी भी जो है खस्ता उसका हो जाता नुकसान हो जाता है, खस्ता होती है दिन है। ब दिन, दिन ब दिन। और दूसरी चीज़, इसको अगर कहीं कमिटमेंट होती है कि मुझे इस डेट तक कोई कंसाइनमेंट पहुँचाना है, उसमें भी इस बेचारे को डिले हो जाता है। साथ में कुछ ऐसे रोड्स भी इसको गुज़रने पड़ते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इसको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, या देयर आर सम अनसेफ रूट्स जहाँ से इसको गुज़रना पड़ता है। कोई हॉल्ट स्टेशंस नहीं है जहां पर ये रेस्ट कर पा सके, क्योंकि 10 घंटे उसको ट्रैवल करना है, 20 घंटे भी कभी उसको ट्रैवल करना है। इंसान है, कोई मशीन नहीं है। इसके लिए भी उतना ही अहम नींद है जितने हमारे लिए है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हमारे नेशनल हाईवेज पर कोई हॉल्ट स्टेशंस बनाए गए खुसूसन ट्रांसपोर्टर्स के लिए, इन ड्राइवर्स के लिए, ताकि ये किसी जगह रुक कर शांति से बैठकर थोड़ा सा टाइम ये अपने आप अपने जिस्म को रेस्ट दे दे। तो ऐसे हॉल्ट स्टेशन आपने कहीं देखे नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि ढाबा ही हमें नेशनल हाईवे में कई हुँ, हुँ, हुँ। किलोमीटर्स चलकर मिलते हैं, तो वही इनके पिट स्टॉप्स बन जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है इस तबके की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उनको देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए किस तरीके से हम इनको सहूलियत पहुंचाएंगे ताकि इनको वो रेस्ट मिले, वो स्ट्रेस से ना गुजरे। और उस चीज से जब आप रेस्ट एक बॉडी को नहीं देंगे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स इस शख्स में हो जाती हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि इसको वक्त पर जो चीज उसको मुहैया होनी चाहिए वो उसको मिलती नहीं है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि जब हम नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, कभी अगर आपने बस में या ट्रक में ट्रैवल किया होगा, बहुत डिफिकल्टी होती है कि एक कहाँ पर गाड़ी रोकनी है, अब पैसेंजर्स को कहाँ पर रुकना है, या अगर पैसेंजर भी इसके पास कोई नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पर ये चला रहा है, किस जगह मुझे रुकना है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं होती कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर मैं वॉशरूम यूज करूंगा। तो वो फैसिलिटीज आमतौर पर इसको अवेलेबल होती नहीं है, जिसकी वजह से सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साथ में उससे क्या होता है कि जब सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हो गई तो उसमें फिर एलिमेंट्स हो जाती है, इन्फेक्शनों का खतरा होता है। अच्छा, इसके पास ऐसे कहीं स्टॉप नहीं होते हैं जहां पर उसको कोई ऐसा खाना मिले जो फ्री ऑफ, जो फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, हर जगह ये हासिल इसको होता है। लेकिन डिस्टेंसेस में कोई ऐसे स्पॉट्स हो जहां पर उसको ऐसा खाना मिले जो उसको घर की फील दे, क्योंकि ये बेचारा तो अपनी लाइफ जिंदगी जो है अपने घर से दूर, इसको वो फील ही कहीं नहीं मिलता है। आप सोच लीजिए कि ये इंसान जो इस स्ट्रेस से गुजर रहा है, घर से भी दूर है, कंसाइनमेंट उसको टाइम पर पहुंचानी है, वेदर मौसम उसको देखना है, हेल्थ उसको देखनी है, इन चीजों से गुजर कर इस पर स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। हुँ, हुँ। इस स्ट्रेस लेवल को कभी किसी ने एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की है। तो जरूरत वक्त की ये है कि हमें एक तो रेस्पेक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज रिलेटेड टू ड्राइवर्स उठाने चाहिए ताकि इनको वो चीजें मुहैया हो जिससे एक्सीडेंट्स को हम रुका सके, उस स्ट्रेस लेवल को रुका सके। और जो कंसाइनमेंट्स डेट पर पहुंचे, पहले पहुंचे, या कोई फिक्स्ड इनकम सिस्टम हो, ताकि जो
इनका अपना आपने देखा होगा कि कोई भी जॉब अगर करता है, उसमें एक फिक्स्ड इनकम होती है। इनका ऐसा कुछ नहीं होता है, एज़ पर किलोमीटर्स यूजुअली। जितने किलोमीटर से चलेंगे, उस किलोमीटर के हिसाब से इनकी पेमेंट होती है। अब इट इज़ द रेस बिटवीन द किलोमीटर्स, टाइम एंड देन यू डोंट हैव फूड। आपके पास कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए किन चीज़ों से जूझ कर ये बेचारा चल रहा होता है और हमारी कंसाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहा होता है। बात कर रहे हैं हम चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज के हवाले से, या स्ट्रेस लेवल के हवाले से। इस हवाले से आप बताएं मैडम कि किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजर कर ये हमारे लिए जो है हमारे घरों तक ये सामान पहुंचाते हैं। देखिए बहुत सी हेल्थ इश्यूज जो है उसका शिकार ये हमारा ड्राइवर बन जाता है। यूजुअली मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर ये हैवी मोटर चला रहा है तो उसमें इंजरी होने का बहुत खतरा होता है। जैसे कोई हैवी लोड इसको उठाना है, उसमें खुद भी इसको मदद करनी है, तो उसमें यूजुअली इसके मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज का खतरा रहता है, जिसकी वजह से इसको बहुत आगे लाइफ में डिफिकल्टीज हो जाती हैं। क्योंकि उसको एक ही जगह बैठना है, ड्राइव करना है, उसको उसका सुबह घर से निकलकर शाम तक ये गाड़ी पे ही बैठा रहता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। तो और साथ में जब ये घर से निकलता है, रास्ते पर कहीं उसको खाना ही है फास्ट फूड, तो उस फास्ट फूड की वजह से मल्टीपल एलिमेंट्स हो जाती हैं। या कुछ ऐसे ड्राइवर हजरात भी होते हैं जो केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या पेट्रोल को या डीजल को, कुछ भी ऐसी चीजें। तो जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन बेचारों को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, एक्स्ट्रा स्मोक की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो लंग्स को इन्वॉल्व करती है। तो स्लीप का तो इनको बहुत एक इशू रहता है, रात भर इनको चलना पड़ता है, ये सो नहीं पाते हैं, कोई रेस्ट इनको कोई ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है जहाँ पर ये रेस्ट कर सके, या खुद भी ये कहीं-कहीं कोशिश करते हैं कि हम रेस्ट ना करें ताकि हमें एक टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम में अगर कोई सामान किसी जगह पहुँचाना है या ट्रांसपोर्ट करना है उस सामान को, तो ये कोशिश करते हैं कि हम उस टाइम से पहले ही 1 घंटा 2 घंटा पहुँचे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता किसी जगह ऐसी जगह गाड़ी रुक जाए जहाँ पर ये हॉल्ट भी नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर अगर पेरिशेबल आइटम इसकी गाड़ी में है, उसका नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर इसका जो वो स्ट्रेस लेवल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर कहीं वर्सन इसकी कंडीशंस हो जाती हैं, तो ऐसे हॉल्ट स्टेशंस पर या ऐसे कहीं फर्स्ट एड देने के लिए कोई सहूलियत सड़कों पर मुहैया नहीं है। अगर आप बारामूला से श्रीनगर की तरफ ही जाएँगे, मैं छोटा एक डिस्टेंस आपको बोलती हूँ, 55 किलोमीटर का, इतने ही आपको फर्स्ट एड स्टॉप्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से शायद एक भी फर्स्ट एड स्टॉप नहीं है, जहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर, हमारा ट्रांसपोर्टर जाकर, अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप गाड़ी का चेक कर सकते हैं, इसकी 4 व्हीलों में बराबर हवा है कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई हॉल्ट स्टेशन नहीं है, ऐसा कोई फर्स्ट एड स्टेशन नहीं है, जहाँ पर ये कम से कम अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सके, जहाँ पर ये शुगर लेवल अपना देख सके कि क्या है। डायबिटिक मोस्टली ये होते हैं बिकॉज़ ऑफ द रीज़न घर से बाहर ये खाना खाते हैं। तो ऐसे कहीं सेंटर्स ही नहीं है, ऐसे कहीं फर्स्ट एड सेंटर्स ही नहीं है जहाँ पर ये जाकर अपना हेल्थ का स्टेटस देख सके। तो उन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक इंसान स्ट्रेस लेवल में रहता है, हाई बीपी उसका होता है, हाई शुगर उसका होता है, वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसकी ड्राइविंग पर होता है। तो उस ड्राइविंग की वजह से इस स्ट्रेस लेवल की वजह से या इन चीज़ों की वजह से जो मैंने आपसे डिस्कस की, इन चीज़ों की वजह से बहुत खतरात होते हैं कि कहीं ये एक्सीडेंट का शिकार ना बन जाए। हम्म, तो ज़रूरत है गवर्नमेंट को स्टेप उठाने के लिए, ताकि अगर वो इन हॉल्ट स्टेशंस के साथ-साथ कहीं छोटे-छोटे फर्स्ट एड सेंटर्स रखे, ताकि या छोटे-छोटे प्राइमरी लेवल के कुछ ऐसे सेंटर रखे जहाँ पर ये इमीडिएटली देखे कि इसकी बॉडी इस लेवल की फिट है कि ये आगे ड्राइव कर सकता है कि नहीं ड्राइव कर सकता है। उसमें आप एक्सीडेंट्स भी बचा सकते हो और एक अहम ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। मैम, बात करनी है इंश्योरेंस के हवाले से। जो इंश्योरेंस है, इसका होना कितना जरूरी है और इसकी क्या अहमियत है एक ड्राइवर की जिंदगी में। देखिए इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर मैं उस इंश्योरेंस की बात करूँगी जो उसकी लाइफ को सेफ्टी दे सके, उसको कवर कर सके और जो गाड़ी वो चला रहा है, उसके डैमेज को वो कवर कर सके। यूजुअली हम शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं जब हमने नई-नई गाड़ी लाई होती है, फुल इंश्योरेंस होता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब 1-2 साल हो जाते हैं तो हम थर्ड पार्टी पर आ जाते हैं। फिर 3-4 साल हो जाता है कि हम कैरिज जो सामान होता है खाली उसी का इंश्योरेंस करते हैं।
फिर कुछ और टाइम हो जाता है, कोई और चीज़ होती है तो हम उसी चीज़ का इंश्योरेंस करते हैं। बेटर रहता है कि अगर आप जनरल इंश्योरेंस लें जिसमें आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो गाड़ी को लेकर है, अपनी लाइफ को लेकर है या थर्ड पर्सन अगर कोई इसमें ट्रैवल कर रहा है, उसको लेकर है, तो वो सब सिक्योर हो जाए। तो इंश्योरेंस कवर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जिसमें एमएससीटी क्लेम्स हो गई हैं, जहाँ पर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। फिर उसमें क्या हो जाता है कि जो ये ओनर और ड्राइवर है इसी पर लायबिलिटी डाली जाती है। तो मोस्टली वो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। इसके पास उतने वसाइल नहीं होते हैं कि ये लाखों की तादाद में उस इंजर्ड को या किसी अगर डेथ हो गई है खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में, फिर उसको वो पैसा दे पाए। तो उम्र भर इसको बेचारे को इंस्टॉलमेंट्स दे देकर उसका वो कर्जा उतारना पड़ता है जो अवार्ड की शक्ल में मैट क्लेम्स में हो जाता है। तो बेहतर और अफ़ज़ल यही रहेगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी इस तबके से, सबसे अहम चीज़ जो है, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सबसे अहम चीज़ जो है, आप पहले ही इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, जिसमें कम से कम एक्सीडेंट अगर हो जाता है, अगर कोई पैसेंजर की डेथ हो जाती है या किसी चलने वाले की डेथ हो जाती है, वो सारा रिस्क फैक्टर जो है वो कवर कर सके और आपकी लाइफ अपनी खुद भी सेफ हो। खुदा न खास्ता हमने देखे कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ड्राइवर हज़रात की डेथ हो जाती है। तो वो रिस्क फैक्टर भी उसमें कवर हो सके और साथ में अगर किसी गाड़ी का डैमेज भी हो जाता है, वो फैक्टर भी है, वो इंश्योरेंस उसको कवर कर सके। तो बहुत ही अहम है। खाने के साथ-साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इंश्योरेंस हर एक उस गाड़ी का कीजिए जो आप चला रहे हैं। इंश्योरेंस के बगैर आप बिल्कुल गाड़ी बाहर मत ले लीजिए क्योंकि फिर जब अवार्ड हो जाता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उसकी फैमिलीज़ को हो जाती हैं, उसको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों को रुकाने के लिए क्योंकि इंसान ये नहीं कह सकता अगर कोई परफेक्ट ड्राइवर भी है, हुँ, हुँ। लेकिन कभी भी रिमोटली इंटेंशनली, अनइंटेंशनली ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें कहीं न कहीं किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस चीज़ से, उस लायबिलिटी से बचने के लिए एक इंश्योरेंस कवर का होना बहुत ज़रूरी है। मैम आप बताएँ कि ड्राइवर हज़रात जो हैं ये दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और हर स्टेट के जो है कानून, नियम सेम नहीं होते। इस हवाले से आप बताएँ कि बाकी स्टेट्स या दूसरे स्टेट्स के रोड्स पे कैसे चला जाए? देखिए आजकल नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्राइविंग की तरफ आ जाते हैं। अभी-अभी हम उस ऑर्थोडॉक्स तरीके से गाड़ियाँ अपनी चलाते हैं जहाँ पर हम अवेयर नहीं होते हैं कि कौन से लॉज़ दूसरे स्टेटों में इस वक़्त एनफोर्स है या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल बनता है। अगर कोई गाड़ी किसी मख़सूस स्टेट में जाती है बहुत ज़रूरी है उसको पहले अवेयर किया जाए उस ड्राइवर को अगर वो एजुकेटेड नहीं है, खुद से उसको नहीं पता है लॉ कैसे क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उसको अवेयर करे। जितने अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, कभी संडे को, कभी किसी छुट्टी के दिन ड्राइवर हज़रातों को बुलाकर भाई इस स्टेट में अगर आप जाते हैं, तो वो लिस्ट मेंटेन करे कि यूजुअली अगर एक स्टेट से कोई पंजाब जा रहा है, हुँ, कोई हुँ। पुडुचेरी जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, कोई किसी स्टेट में जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, तो आपने इन मखसूस चीज़ों को एरिया को ध्यान रखकर ही गाड़ी चलानी है। कोई टाइमिंग ऐसे है, पोल्यूशन रेट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उस बेचारे को दूसरे स्टेट्स में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उसमें काफ़ी करप्ट चीज़ें भी हैं, करप्शन का भी ये शिकार बन हुँ, जाता है क्योंकि इस हुँ। बेचारे को इनोसेंट होता है। इसको पता नहीं होता है कि जिस स्पीड में मैं जम्मू कश्मीर में चला रहा हूँ या जिन आवर्स में मैं जम्मू कश्मीर में चला रहा हूँ, मेरा जो ट्रांसमिशन है, जो स्मोक वहाँ से निकल रहा है, एमिट हो रहा है, इसकी जो क्वांटिटी क्या है, कितनी होनी चाहिए, क्या लेवल होनी चाहिए, ये बिल्कुल इनोसेंटली चला रहा होता है, उसको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ज़हनियत नहीं होती है। तो अगर हम इस ड्राइवर को अवेयर करेंगे कि भाई इन स्टेट्स में ये तरीके के लॉ है, तो आपको इन लॉज़ की तरफ से गाड़ी अपनी चलानी है ताकि उस बेचारे को वो मिनिमम हैरेसमेंट का शिकार हो जाए और साथ में जो डिफिकल्टीज वो फेस करता है दूसरे स्टेट्स में या यूटीज में हम उसको उन चीजों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए एक ड्राइवर को अवेयर करना बहुत जरूरी है। वो हमारी सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में सिविल सोसाइटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न सिर्फ सिविल सोसाइटीज, खुसूसन मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ड्राइवर हजरात स्टेट को क्रॉस करते हैं, यूटी को क्रॉस करते हैं, तो किस तरीके से हमें इसको अवेयर करना ताकि इसको दूसरे स्टेट से लॉ और यूटी के लॉ पता चले ताकि इस बेचारे को वो खमियाजा ना भुगतना पड़े
क्योंकि उसको टाइम पर भी पहुँचना है, इसकी जेब में उतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि उसको सड़क से जाना है, कुछ ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं, ये हार्ड कैश नहीं रख सकता है। हम्म। तो उस सूरत में अगर इस बेचारे को जुर्माना हो जाता है, ये कहाँ से लाएगा? तो वहाँ इसकी कंसाइनमेंट में भी डिले हो जाता है, हरासमेंट का शिकार बन जाता है। तो ज़रूरी है ऐसे शख्स को आप अवेयर करें। हम्म। क्या वजह है कि हर कोई, हमारे समाज का हर कोई इंसान जो है इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता है? देखिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है जो इस प्रोफ़ेशन में हमारा जो ये ड्राइवरों का तबका है, ये फ़ेस कर रहा है। पहले ही मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया कि इनके पास एक मख़सूस इनकम जो है जिसको हम फ़िक्स्ड इनकम कहें, वो फ़िक्स्ड इनकम है नहीं। जैसे कोई ड्राइवर आप प्राइवेटली हायर कर रहे हैं या आपकी मर्ज़ी आप किस तरीके से उसको दे रहे हैं। कोई मजबूर भी है, वो छोटी-सी अमाउंट पर 6,000 5,000 के अमाउंट पर भी रह जाता है। लेकिन इन 5,000 में उसको अपनी फैमिली भी चलानी है, उसको अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात भी चलाने हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आजकल रेट्स क्या हैं, हम्म। मतलब दे आर टचिंग द स्काई। जब उसको चावल जो उसको मिल रहा था, चाहे 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो मिल रहा था, अब वो भी मुहैया नहीं है। तेल भी उसको बाज़ार से लाना है, गैस भी इतना महँगा हो गया, हर चीज़ महँगी हो गई है। तो उसमें ये 4-5 हज़ार का करेगा क्या? अपनी फैमिली को चलाएगा, अपने पर्सनल खर्चों को चलाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है कि जो इसमें एक फिक्स्ड मिनिमम वेजेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ताकि ओ कम से कम उतनी वेजेस हो जिस पर ये अपनी लाइफ़ चला सके और अपनी फैमिली को चला सके। वो इसके पास मुहैया नहीं है। तो वो भी एक रीज़न बन जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी इसमें है कि वक़्त के साथ-साथ आपको तो लाइफ़ पूरी गुज़ारनी है, आपको फैमिली से भी दूर रहना है और ये बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है। कोई ईज़ी जॉब नहीं है, आपने अपनी फैमिली को घर छोड़ना है, 4 दिन, 5 दिन आपको ट्रैवल करना है, कंटिन्यू ट्रैवल करना है, टाइम पर पहुँचना है। तो घर से दूर, हर चीज़ से दूर, कोई ऐसी फैसिलिटी आपको सड़कों पर मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ही अब कम लोग हैं जो चुनते हैं इस प्रोफ़ेशन को एज़ अ प्रोफ़ेशन। क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, एक फिक्स्ड इनकम इनके लिए हो और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके लिए इनको ईज़ी ये चीज़ें लगे कि हमें ड्राइव करना है, अट्रैक्ट इंसान इसकी तरफ हो जाएगा। जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाएँगी, मुझे लगता है कि दिन-ब-दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कि हम किस तरीके से इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आगे चलाएँगे। सिक्योरिटी या अनसेफ रूट्स के हवाले से बात करेंगे कि कैसे हमारे ड्राइवर साहिबान जो है, कुछ ऐसे भी खबरें आती हैं कि इनको रोड्स पे ना जो लूट कर अटैक्स रहे होते हैं हैं। या लूट लेते हैं या कभी कभार चोरी भी होती है, और इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के मसले और मसाइल हैं। रात का वक़्त होता है यूजुअली ये रात को ड्राइव करते हैं, तो उनको टाइमिंग भी ऐसी दी गई है, जिस वक़्त लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया नहीं होता है सड़कों पर। तो यूजुअली उनको ऑड आवर्स में ट्रैवल करना पड़ता है। उन ऑड आवर्स में अनसेफ रूट से गुज़रना इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे रूट्स हैं जो अनसेफ करार दे दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मैं आपकी वसागत से एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस अथॉरिटीज़ से गुज़ारिश करूँगी कि जिन रूट्स को ऑलरेडी वल्नरेबल करार दिया गया है, अनसेफ करार दिया गया है, वहाँ पर पिकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी पिकेट्स ही हो, जो या रेगुलर पेट्रोलिंग हो, जिसकी वजह से हम उनकी जान भी बचा पाएँ और जो इन बेचारों को सामान ये कैरी कर रहे होते हैं, उस सामान को भी बचा दिया जाए। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो अटैक्स का शिकार हो जाते हैं या उनको जो जब भी पैसे सामान की चोरी गाड़ियों होती है या मोबाइल बिल्कुल, फोन्स की चोरी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो ये कहीं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, कोई मोबाइल छीन लेता है, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी गाड़ी में होती है, वो उसका नुकसान और उसका नुकसान इस बेचारे को ही भुगतना पड़ता है फिर। अगर उसको लॉस कोई हो जाता है, उसका शिकार भी ये बन जाता है क्योंकि उसको कोई मानता नहीं है, भई हो सकता है इसने बेचा होगा, हम कैसे माने इसको चोरी हो गई। तो बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस अथॉरिटीज़ को ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जो अनसेफ करार दिए गए हैं, कम से कम रेगुलर पेट्रोलिंग उन एरियाज़ में करे और साथ में कहीं छोटी-छोटी पिकेट्स अगर वो रखवा सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा, ताकि इनकी हम लाइफ भी बचा सकें और जो खमियाज़ा इनको भुगतना पड़ता है, रॉबरी जब हो जाती है, डकैती हो जाती है, हम उनको बचा सकें उन चीज़ों से। मैम आप बताएं कि स्टेट रूट्स या नेशनल हाईवे जो है, दोनों सेम नहीं होते हैं,
तो इस हवाले से बताइए कि जो इनकी हेल्थ पे जो इश्यूज आते हैं या पोल्यूशन को लेके या बाकी मामला जो होते हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए हमारा जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है लगभग 90,000 किलोमीटर है। आप खुद सोच लीजिए 90,000 किलोमीटर कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है जो इनको कवर करना हो। तो फिर उसके बाद आपके स्टेट रोड्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि इन 2 रोड्स की कंडीशन सेम नहीं है। अगर हम बारामूला ही देखेंगे या बारामूला से निकलकर हम श्रीनगर जाएँगे, पेरिफेरीज़ में जब आप यूजुअली जाते हैं, पेरिफेरीज के रोड्स और सेंट्रल रोड्स जो होते हैं इनमें बहुत डिफरेंस होती है। तो इन बेचारों को सेंटर से ही गुजरना होता है, तो ऐसे रोड्स मुहैया नहीं होते हैं कि जहाँ पर ये यूजुअली आराम से चल पा सके। उसकी वजह से हेल्थ पर तो इनको पड़ता ही, डिस्क प्रॉब्लम्स हो जाती है जब रास्ते साफ नहीं है आपके, तो उनकी वजह से इनको जूझना पड़ता है। नंबर 2 गाड़ी जो है अगर वो उसकी 15 साल तक वो चलेगी, लेकिन वो दिन ब दिन पस्त होकर 2 साल 3 साल के बाद ही उसको रिपेयरिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिफिकल्टीज भी रहती हैं। साथ में अगर आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी सर्विसेज जो इसको प्रोवाइड होनी चाहिए थी, वो सर्विसेज भी इसको मिलती नहीं है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का शिकार होना पड़ता है। तो ज़रूरत है कि हमें इनकी अहमियत जो है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, मैंने वो अभी डिटेल में आपसे डिस्कस की, किन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी इनको जूझना पड़ता है। इन सब रिलेटेड कॉज़ को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इनकी उनकी लाइफ इतनी स्मूथ हो सकती है जहां पर कोई खुद से इस प्रोफेशन को चूज करे कि मुझे जाना है। मुझे लगता है कि वो लोग जो पैशन भी रखते हैं कि हमें ड्राइविंग करनी है, हमें ड्राइव करना है, सड़कों पर हमें चलना है, बहुत से ऐसे पैशनेट लोग होते बल्कि हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है बिल्कुल अगर हो इसको सकता हम है। इजी अगर आप आज की से डेट बनाएं तो। अगर आप आज की डेट में देखेंगे काफ़ी वैकेंसीज़ है, काफ़ी अभी भी ज़रूरत है कि खासकर हेवी मोटर्स को लेकर, हम्म तो वहाँ पर डर्थ है। हम्म तो वहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं, वो लोग पैशनेटली जा सकते हैं, जो इस शोबे में शौक रखते हैं कि हम ड्राइविंग करें। तो आप जब सहूलियतें देंगे, तो लोग खुद ब खुद आ जाएँगे। जब सहूलियत नहीं मुहैया हो जाएगी, तो नेचुरली वहाँ से तो लोग भागेंगे ही। हम्म। तो ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ देखना कि कम से कम लिटरेसी रेट अगर इसकी तरफ राइज़ हो जाए, तो वो किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ड्राइविंग को स्मूथ बना सके, और आज के जहाँ वक्त पर में ना, अपनी सेफ्टी। आज के वक्त में डे बाय डे जो है एजुकेटेड यूथ जो है वो भी अभी मजबूरन इस लाइन में जा रहा है, तो इनको भी सोचना चाहिए कि देखिए, कोई भी प्रोफ़ेशन जो है मैंने आपसे कहा कि हर एक प्रोफ़ेशन में अपनी-अपनी इज़्ज़त होती है। अगर कोई मेहनत करता है, हाँ, मेहनत से कुछ कमाता है, बनिस्बत कि उसके वो किसी को भीख माँगे, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जहाँ पर ड्रग्स माफ़िया चलता है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए अगर वो ये चूज़ करता है कि मुझे ड्राइव ईमानदारी करना से है, 10 पैसे ईमानदारी कमा रहा से है। 10 रुपए कमाने हैं, अपनी हम्म। फैमिली चलानी है, तो हमें तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बनिस्बत कि उसके जो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है और ड्रग कैरियर बनकर ड्रग को फैला रहा है। तो ये तबका जो है ये आप देख लीजिए कि ये किन चीज़ों से जूझता है। हालाँकि अगर आप ड्रग पेडलर्स भी देखेंगे उनका भी इफ़ेक्ट इन पर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लॉन्ग रनर्स होते हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, वो भी कोशिश और करते हैं इनको ये लोग अपने भी उनके शिकार बिल्कुल शिकार शिकंजे में हो आ जाते जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल में से जूझ रहे होते हैं, तो उस स्ट्रेस लेवल से भागने के लिए कुछ ऐसे हमारे जो कमज़ोर ज़हन के होते हैं। हैं, वो फँस जाते हैं इन चीज़ों में। वो खुद कैरियर्स बन जाते हैं कुछ ईज़ी मनी बनाने के लिए क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, वो खुद उस चीज़ का शिकार बन जाते हैं, जहाँ पर वो असर उनकी फैमिलीज़ पर भी पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक रेगुलर पेट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ को लेकर के जो ड्राइवर जा रहा है, क्या ये फिज़िकली फिट है कि नहीं? एक फर्स्ट एड सेंटर्स या छोटे-छोटे ऐसे सेंटर्स जहाँ पर ये देखा जाए कि क्या ये फिज़िकली वाक़ई में इतना फिट है कि आगे जाकर इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। मैम बात करेंगे रोड टैक्सेस के हवाले से, जगह-जगह अभी टोल नाके भी लग गए हैं, तो उसके साथ-साथ कुछ जगहों पे भी उनको रोक कर उनसे जो हड़पा जाता है, पैसा हड़पा जाता है या ज़बरदस्ती जबरन इनसे पैसा वसूला जा रहा है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज आप खुद भी गाड़ी चलाएँगे, यहाँ से जम्मू तक जाएँगे, तो बहुत सारे ऐसे टोल टैक्सेस हैं जो आपको भरने पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा जम्मू में भी कितने टोल प्लाज़ा क्रॉस करने पड़ते हैं, आपको आपको टैक्स देना पड़ता है। उसकी वजह से उसका खमियाज़ा इसी ड्राइवर को भुगतना पड़ता है।
तो कुछ किलोमीटर, 50 किलोमीटर 100 के रुपए, डिस्टेंस के 200 बाद रुपए, 200 जगह रुपए जगह। चलता है। और आप देख लीजिए कि उससे जो हमारे गुड्स हम तक पहुंच जाते हैं उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अगर वो मिनिमम होती तो मैक्सिमम पहुंच जाती, क्योंकि वो खर्चा भी कहाँ से निकालेगा। अगर ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट उसको कर रहा है यहाँ पर, वो पहले से ही 3-4 हजार रुपया टोल में खर्च कर रहा है, तो उसका पैसा तो जिसके वो गुड्स है जहां तक वो पहुंचा है उसको तो उन्हीं गुड्स से निकालना है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि जो रेट्स है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका असर एक कॉमनर पर बढ़ता है। अगर उसको चावल 10 रुपए किलो मिलता था, अब उसको 50 रुपए मिलता है, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑलरेडी वहां से उसको टोल टैक्सेस का शिकार बनना पड़ता है, दूसरी चीजों का शिकार बनना पड़ता है, फ्यूल है अब वो भी सस्ता नहीं है, वो भी महंगा बहुत ज्यादा हो गया है। तो वहां से जो डायरेक्ट असर है हमारे एक कॉमनर पर पड़ता है, जिस पर एक जरूरी है कि गवर्नमेंट को देखे इन चीजों की तरफ, ताकि मिनिमम रेट में हमारी गुड्स जो है, खासकर मिनिमम जो हमारे जरूरी जिंदगी की चीजें खाने हैं, पीने की जो खाने अच्छा। पीने की अशिया है, इन पर कम से कम इनको ऐसा सेफ पैसेज दिया जा सके ताकि वो गुड्स जो हम तक पहुंचते हैं, वो खाना जब हम तक पहुंचता है या वो अशिया जो हम तक पहुंचती है, वो इन टैक्सों का शिकार न बने, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर रेट्स इंक्रीज हो जाती है और जो कमर है वो गरीब की ही टूटती है। तो जरूरी है इन चीजों पर भी ध्यान देना है, ताकि एक जो फिक्स्ड रेट का सिस्टम है वो रहे। जब वहीं से महंगा आ जाएगा तो दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा, उसको भी अपनी कमाई करनी है, कुछ 10% ही 5% उसको फायदा होना चाहिए, अदरवाइज जब उसको फायदा भी नहीं मिलेगा, उसको भी फैमिली चलानी है। तो गरीब तो दिन ब दिन मुझे लगता है गरीब ही हो रहा है, गुर्बत में ही जा रहा है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ महीनों पहले मेरा भी दिल्ली जाना हुआ और मेरे साथ एक दोस्त थे, तो उनके दिल्ली पहुंचने तक 3 बार एक्सीडेंट्स हुए। मेरा सवाल ये है कि इस हवाले से आप बताएं कि अगर इफ सपोज कोई पर्सन जो है एक्सीडेंट हो गया उसका, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस ड्राइवर को, और उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए? मुझे लगता है एक ड्राइवर को अकेले पहले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उसको पार्ट टाइम के लिए एक और ड्राइवर उठाना चाहिए जो उसकी मदद कर सके, ताकि शिफ्ट्स में वो ड्राइव करे। क्योंकि अगर वो लॉन्ग रूट पर जा रहा है, एक ही शख्स चला रहा है, खुदा न खास्ता अगर उसको कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो खुद इतना इंजर्ड होता है कि उस वक्त वो कहाँ फोन उठाएगा, किसी को करेगा। अगर हो सकता है उसके साथ दूसरा शख्स है, पॉसिबिलिटी है अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो गया, तो उस एक्सीडेंट में अगर वो थोड़ा सा कम इंजर्ड है, पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करना, ताकि पुलिस वहां पर आ जाए। फिर उसके साथ कुछ ऐसे नंबर जिसमें उसको एम्बुलेंस या हॉस्पिटल का नंबर हो जहां वो कर सके, तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। तो शिफ्ट सिस्टम एक होना बहुत जरूरी है, और साथ में उसकी सेफ्टी के लिए भी वो ठीक रहता है, क्योंकि कुछ मैंने अभी आपसे कहा एरियाज ऐसे होते जो वल्नरेबल एरिया है, या हमारे रोड्स किसी जगह ऐसे होते हैं, या मौसम का शिकार वो हो जाता है, कहीं हॉल्ट आ जाता है अचानक से, किसी जंगल में वो फंस जाता है, तो वहां पर बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कहीं इस पर हमला ना हो जाए। अगर उसके गाड़ी में ऐसा कोई सामान है जो चोरी भी हो सकता है, तो उन चीजों से बचने के लिए एक शख्स का इसके साथ होना बहुत जरूरी है। इन केस वो अगर अकेले भी फंस जाता है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जहां वो जा रहा है, या उसके स्टेशन जितने भी आते हैं, कम से कम नंबर्स उसके पास हो, वो कहीं कॉल कर सके, तो ताकि उसको मेडिकल फैसिलिटी जितनी जल्दी हो सके वो उसको अवेलेबल हो सके, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी होना एक एक्सीडेंट के वक्त बहुत जरूरी है। अगर वो टाइमली उसको नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है ब्लड लॉस हो जाए, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जरूरी है कि वो पहले इन्फॉर्म करे, ताकि कम से कम मेडिकल फैसिलिटी उस तक पहुंच जाए। जाते जाते आप बताएं, कोई खास मैसेज देना चाहते हो हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज? मैं ड्राइवर हजरात को यही मैसेज दूंगी कि आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये, फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। जब आप इसको लेते हैं पैशनेटली, आप इसको ले लीजिए। खुदा न खास्ता अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इसमें इज्जत नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, मुझे लगता है वो शख्स खुद अपनी इज्जत नहीं करता है जो आपके प्रोफेशन की इज्जत नहीं रखता है। और साथ में मैं ये कहूंगी, आप अपनी हेल्थ का बहुत जरूरी जब तक ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप फिट नहीं होंगे, तब तक जहन आपका फिट नहीं होगा, आपकी बॉडी फिट नहीं होगी। उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम अपने जिस्म को दे दीजिए, ताकि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा हॉबी अच्छा खाइए, अच्छा एंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ में। ये नहीं सोचिए कि आप को कोई हकारत से देखता है। मुझे लगता है कि अगर आप नहीं होंगे तो ये दुनिया भी नहीं चलेगी।
इस वजह से वो हॉल्ट पर आ जाएगी। आप इमेजिन कीजिए जब कोविड-19 था, उस वक़्त किस तरह से हमारी ज़िंदगी जो थी ठप हो गई थी। वजह यही थी कि 4 व्हीलें, 2 व्हीलें जो थी वो बिल्कुल नहीं चल रही थी और लग रहा था कि हम फिर उस स्टोन एज में पहुँचे हैं। तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिए अपने आप को फिट रखने की और कम से कम वो चीज़ें कीजिए जहाँ से आप स्ट्रेस लेवल से बाहर आ जाएँ, अपनी फैमिली को आप वक़्त दे सकें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी वसाकत से, इस मीडियम की वसाकत से मैं गुज़ारिश करूँगी उन सब अथॉरिटीज़ को जो सीटेड है, कि वो कम से कम इस तबके की तरफ नज़र दे दें क्योंकि इनका फिट होना, इनका सही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम सही मानों में चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाए, तो इस तबके की तरफ बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये फिट होंगे, हमारे रूट्स फिट होंगे, इनका ज़हन फिट होगा, हर कोई चीज़ इनको फैसिलिटीज़ मुहैया होगी, उससे एक आम इंसान को भी वो सहूलियत मुहैया होगी और उसको वाक़ई में महसूस होगा कि मेरे लिए भी कोई फैसिलिटीज़ है। तो मैं गुज़ारिश करूँगी हर उस शख्स से जो इनको फैसिलिटी अवेलेबल कर सकता है, कम से कम इनके जो इश्यूज़ हैं, किसी भी रिलेटेड उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी जो बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम